हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे थे अपन, जिसमें न्यूक्लियस की बेसिक स्ट्रक्चर को अपन आज स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, वगैरह वगैरह, ये सब डिस्कशन अपन ने प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियस से रिलेटेड किया था। आज अपन देखते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर को कंप्लीटली। हालांकि प्रीवियस वीडियो में भी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था, मगर डिटेल से स्ट्रक्चर आज अपन स्टडी करते हैं। तो टॉपिक नेम हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक सेल के, एनिमल सेल की सेंट्रल पोजीशन में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली दो कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होती है, वो जो चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के बीच बीच के अंदर कुछ स्पेस होता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं अपन, यानी कंटिन्यूस नहीं होती है, बीच बीच के अंदर माइक्रोपोर होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन जो मैंने बनाई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और अंदर का कंप्लीट कंपोनेंट जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है उनके बारे में अपन स्टडी आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें अपन स्टडी करेंगे, एक तो हो गई है अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यूक्लियस के चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया कवर करने वाली एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिससे अटैच्ड यानी इससे बाइंड कंडीशन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। यहाँ से ही ओरिजिन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके साथ में गोल्जी बॉडीज भी जस्ट इसके पास में पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ बहुत ही माइन्यूट पोर पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिनसे होकर के वेरियस टाइप के सब्सटेंस जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से कुछ कंपोनेंट अगर न्यूक्लियस में आने हैं या न्यूक्लियस से कुछ बाहर जाना है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले माइन्यूट पोर जो हैं, जिनको अपन न्यूक्लियर पोर कहते हैं, उनसे ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो होता है एक सेमी सॉलिड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। स्टडी की अगर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो स्टडी को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए अपन इसमें मेन दो कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में मेन दो कंपोनेंट है, एक तो होता है क्रोमेटिन सब्सटेंस और दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोलस। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोमेटिन सब्सटेंस क्या होता है। क्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन वर्ड फ्लेमिंग नेम के साइंटिस्ट ने दिया था। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत ही पतली थ्रेड लाइक यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हेलिकल फॉर्म के अंदर अरेंज होकर के, और एक क्लस्टर जैसी स्ट्रक्चर, धागे का जो गुच्छा होता है ना, जैसे ये पतला धागा चल रहा है, थ्रेड है, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूमता जाता है, लिपटता जाता है, लिपट करके एक क्लस्टर जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर जो थिन है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है। ठीक है, अब क्रोमेटिन जो होता है इसको ये कब दिखाई देती है, जब अपन न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना पतली सी, ये क्रोमेटिन अपन को दिखाई देती है। एक्चुअल में इस क्रोमेटिन के अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो डीएनए होता है। मेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। देखो क्रोमेटिन वास्तव में क्या है, एक्चुअल में डीएनए ही है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बताई ना मैंने, एक पतला सा धागा, ये वास्तव में डीएनए ही है। और ये बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे हेलिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो क्रोमेटिन के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स
वो मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके साथ में डीएनए के साथ में क्रोमेटिन में एक तो मेन सब्सटेंस हो गया है कौन सा, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में है, प्लस एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दो टाइप्स की प्रोटीन होती है, मगर डीएनए के साथ में जो जुड़ी हुई जो कंबाइंड प्रोटीन जो होती है ना वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर हेलिक्स बना लेते हैं तो जो क्लस्टर बनता है उसको क्रोमेटिन नेम दिया गया है। क्लियर। और यही क्रोमेटिन जो होती है ना ये आगे चल करके क्रोमोसोम बन जाती है। देखो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कब बनते हैं, ये मतलब एक इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, कोई नया कंपोनेंट नहीं आया है। क्रोमेटिन सब्सटेंस जो क्या हो गया इस टाइप से बताया मैंने आपको, जब इसमें से वाटर को डिहाइड्रेट कर दें अपन, वाटर के कंपोनेंट बाहर निकाल दें और ये जो पतले पतले थिन स्ट्रक्चर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा रिजिड कर दें और रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये वर्ड आपने सुने होंगे, 4 फेजेज होती है माइटोटिक सेल डिवीजन में। उसमें मेटाफेज जब आती है तो उस समय पर ये क्रोमेटिन जो होती है ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाने का मतलब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाती हैं और ये पतली स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत ही मोटी मोटी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी पूरी स्ट्रक्चर अपन को ऐसी मोटी दिखाई देने लग जाती है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना जो मेटाफेज के अंदर दिखाई देती है क्रोमेटिन की ही बनी हुई, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स कहलाती है, जिसको वोल्डेर ने क्रोमोसोम नेम दिया था। इस टॉपिक को अपन अलग से पढ़ेंगे आगे, क्रोमोसोम नेम का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। तो वास्तव में क्रोमेटिन ही आगे चल करके क्रोमोसोम बना है और क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए होता है। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं ये क्रोमेटिन सब्सटेंस जो है जब इसको अपन स्टेन करते हैं, स्टेन करने का मतलब इसको कलर्ड करते हैं, एक कलर होता है वो इसके ऊपर डाला जाता है जिससे ये बिल्कुल कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेन करना। जब इसको अपन स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसमें 2 क्लियर रीजन अपन को नजर आते हैं, 2 बिल्कुल स्पष्ट क्षेत्र नजर आते हैं। जो क्लियर 2 रीजन जो है उनमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है क्रोमेटिन का जो कलर को बहुत ही ज्यादा डार्क एब्जॉर्ब करता है, यानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डार्क स्पॉट से बन जाते हैं कुछ जगहों पर तो ऐसे। और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर लाइट कलर होता है, यानी कलर जो होता है बहुत हल्का रहता है। तो एक तो हो गया डार्क कलर्ड रीजन, एक हो गया लाइट कलर्ड रीजन, यानी क्रोमेटिन अब 2 रीजन्स में डिवाइड हो गई है। जो डार्क कलर रीजन जो होता है ना क्रोमेटिन का उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना, हेटेरोक्रोमेटिन। कौन सा है हेटेरोक्रोमेटिन? डार्क पार्ट जो होता है ना क्रोमेटिन का वो तो हेटेरोक्रोमेटिन है। और जो लाइट कलर्ड रीजन जो होता है ना उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन कौन सा हो गया? लाइट रीजन जो होता है ना वो यूक्रोमेटिन रीजन है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से जेनेटिकली एक्टिव रीजन कौन सा है। जेनेटिकली अपन देखते हैं यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स को कौन सा रीजन अपने साथ कैरी करता है और वो जो नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाता है। तो इनमें से जेनेटिकली एक्टिव जो है ना वो रीजन है यूक्रोमेटिन। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये क्रोमेटिन के बारे में स्टडी कर लिया अपने। न्यूक्लियोप्लाज्म को 2 पार्टों में डिवाइड किया अपन ने, क्रोमेटिन और दूसरा न्यूक्लियोलस। तो क्रोमेटिन वाला पूरा हो गया। अब दूसरा अपन पार्ट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एक राउंड शेप्ड या सर्कुलर स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन के साथ में ही अलग से पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अलग से एक राउंड शेप्ड या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो क्रोमेटिन के साथ में अटैच्ड होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता। एक तो है डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाई। न्यूक्लियोलस को डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है आपको, फोंटाना। फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर्ड किया था। और दूसरा है इसका फंक्शन, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस है उसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो होता है इट हेल्प्स इन आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए सिंथेसिस, देखो आरएनए के 3 टाइप होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे।
राइबोसोमल आरएनए जिसको अपन शॉर्ट में आरआरएनए कहते हैं, एक मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहते हैं, एक ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए कहते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इसमें से जो आरआरएनए है ना, जिसको अपन राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, इस आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियोलस करती है। ये आरएनए जो होता है आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो डायरेक्टली अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है इट हेल्प्स इन माइटोटिक डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस जब होता है, उस समय पर भी न्यूक्लियोलस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो माइटोटिक डिवीजन में हेल्प करती है और आरएनए का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करने में इसका फंक्शन होता है। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। अब न्यूक्लियस वाले टॉपिक को अपन कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो अब सिर्फ न्यूक्लियस में अपनी सिर्फ स्ट्रक्चर पूरी हो गई है, तो अब सिर्फ बचा है अपना न्यूक्लियस का फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो 3-4 फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। देखो, न्यूक्लियस सेल का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। तो पूरा का पूरा सेल के ऊपर कंट्रोल जो होता है ना, रेगुलेशन और कंट्रोल जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है पूरी सेल के ऊपर। दूसरा अपन बात करते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के जो प्राइमरी सिग्नल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू दिए जाते हैं। सेल डिवीजन न्यूक्लियस के थ्रू ही स्टार्ट होता है, तो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती है, उन सभी रिएक्शंस का कंट्रोल जो होता है वो न्यूक्लियस के थ्रू होता है। फिर अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन डीएनए बोलते हैं। डीएनए या क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने साथ कैरी करता है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। तो न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी हो गया है कि इसमें पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करने का काम भी करता है। ये अपने न्यूक्लियस के फंक्शन हो गए हैं। इस टाइप से अपना ये न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।